कि पीसीओडी ऑफ कोर्स ठीक होता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। तो जब तक आपकी कंडीशन की दवाई आपको नहीं मिलेगी, आपको आराम आ ही नहीं सकता। फिर तो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता पीसीओडी ठीक होने की। हम हमारी तरफ से आपकी कंडीशन के हिसाब से बेस्ट मेडिसिन देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इससे सवाल ना पूछिए। बच्चे ना होने के तमाम कारण होते हैं। नमस्कार, आज हैं हमारे पास डॉक्टर मेघा, आयुर्वेदिक फिजिशियन। महिलाओं की एक ऐसी बीमारी जिससे लोग बहुत परेशान हैं। कईयों की अपनी ज़िंदगियां खराब हो जाती हैं, कई सारे अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जॉब छूट जाती है और कईयों को समाज और परिवार में इज्जत नहीं मिलती है बच्चे ना होने की वजह से। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपको भी हैं और मेरे जहन में भी थे। तो आज हम मैम से एक एक करके हर एक सवाल का डिटेल में आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच पाए। मैम, पहला सवाल ये है कि क्या पीसीओडी सच में ठीक होता है, नहीं होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो मैं भी ये बताना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि पीसीओडी ऑफ कोर्स ठीक होता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस सही रख लिया डॉक्टर ने, आपका रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया कि पीसीओडी का कारण क्या है, श्रोतोअवरोध है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, टिश्यू डिटेरियोरेशन यानी कि रसक्षय या शुक्रक्षय की अवस्था है, या फिर स्ट्रेस फैक्टर या थायराइड के कारण आपको पीसीओडी हुआ है, और अगर सही कारण के हिसाब से टाइमली इलाज किया तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मैम, एक सवाल और है जिसमें अगर हमने पीसीओडी ठीक कर लिया, चाहे वो हमने दवा से किया है या फिर जो सिस्ट है वो हमने सर्जरी से रिमूव करा दिया है, तो क्या उसके रिकरेंस यानी कि दोबारा होने के चांसेस रहते हैं या नहीं रहते हैं? पीसीओडी अगर आपने एक बार ठीक किया है, बाय द वे आपने शायद लेप्रोस्कोपी करके उसको रिमूव करवाया है सर्जिकली, या फिर आपने किसी मेडिसिन के थ्रू ठीक किया है, बट उसके रिकरेंस के चांसेस रहते हैं अगर आपने कारण पे काम नहीं किया, उसके कॉजेटिव फैक्टर पे काम नहीं किया। अगर आपकी बॉडी में सिस्ट बनने की टेंडेंसी है तो वो बार बार होती है, तो वो वापस से नहीं हो तो उसका कारण देखना पड़ता है। स्ट्रेस फैक्टर को अगर आपने ठीक नहीं किया, एक बार सिस्ट ठीक होके वापस से होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, मेटाबॉलिज्म हमने नहीं ठीक किया, सिर्फ सिस्ट ठीक किया, तो वो वापस से होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका कारण पे काम कर लिया तो पीसीओडी वापस से नहीं होता। जी मैम, एक अगला सवाल ये है जो मेरा फेवरेट है कि मैंने बहुत आयुर्वेद करा लिया, मैंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा लिया, यहाँ से सिरप पी ली है, मैंने अशोक अरिष्ट 2 साल से पी है, मेरा फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा? तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रा डिटेल में बताओ, क्योंकि ऑडियंस को ये सवाल हमेशा रहते हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि मैंने ये सिरप पी ली, या मैंने इतना 3 महीने अशोक अरिष्ट पी ली, या फिर दशमूल अरिष्ट 2 साल पी ली। लेकिन आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको नहीं पता ना कि आपका कारण क्या था पीसीओडी का। अशोका अरिष्ट हर एक पीसीओडी के पेशेंट को नहीं दिया जाता। तो जब तक आपकी कंडीशन की दवाई आपको नहीं मिलेगी, आपको आराम आ ही नहीं सकता। फिर चाहे आप आयुर्वेद लो, एलोपैथ लो या कोई भी पैथी लो, आपकी कंडीशन के हिसाब से जब आपका इलाज होगा तभी आपको आराम आएगा, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, तो मैम ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ कि ये क्वेश्चन और लोगों का होता है कि हम जब तक दवा खाते हैं यानी कि मेडिसिन जब तक लेते हैं तब तक तो आराम रहता है, पीरियड आते हैं और जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं उसके 1-2 महीने बाद फिर से वही कंडीशन चालू हो जाती है। तो ये किस कारण की वजह से होता है और इसमें क्या करना चाहिए? जी, पहले तो मेरे 2 सवाल हैं कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप हॉर्मोन पिल ले रहे हैं तो हॉर्मोन के कंट्रोल में आप जब तक रहेंगे आपके पीरियड्स टाइम टू टाइम आएंगे। लेकिन अगर आपका सिस्ट बनने का टेंडेंसी ही खत्म नहीं हुआ तो हॉर्मोन का इम्पैक्ट जैसे ही आपकी बॉडी में खत्म होगा, जैसे ही आपकी गोलियां बंद होंगी, इमीडिएटली फिर से आपको सेम प्रॉब्लम वापस से होना शुरू हो जाएगा। तो मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कारण मालूम होना बहुत जरूरी है कि पीसीओडी हुआ तो हुआ क्यों। अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से पीसीओडी हुआ तो लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ तो जब तक उसको अच्छा नहीं करेंगे पीसीओडी ठीक नहीं होगा। तो दवाइयाँ आपको तभी तक लेनी है जब तक आपका कारण ठीक नहीं हो, और एक बार आपका कारण ठीक हो गया, आपने कॉज को चेंज कर लिया, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको वापस से नहीं होगी। थैंक यू मैम।
एक और रहता है लोगों का सवाल, मेरा तो बस पीरियड का फ्लो कम है, बाकी पीरियड टाइम से आते हैं, तो क्या ये हेल्दी हैं, इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है या फिर इनको कोई और बीमारी है? तो इसमें क्या सोचना चाहिए? क्या इलाज इसका टाइम से कराना चाहिए या फिर कुछ लाइफ स्टाइल और डाइट चेंज करके भी ये सही हो सकते हैं? कई सारे पीसीओडी के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ये मानना है कि मेरा पीरियड टाइम टू टाइम आता है, एवरी 30 डेज में मुझे पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन फ्लो रहता है, या सिर्फ आया पीरियड और गया, मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे पैड्स भी यूज नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वो अवस्था है जहाँ पर आप में शुक्र क्षय हो चुका है। जो शुक्र धातु हमारे शरीर में बनता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर एग्स, आपका गर्भाशय, आपके एग्स और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जो शुक्र धातु आप में बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिटोरिएशन आ गया है, उसकी कमी पड़ रही है, इस वजह से आपका फ्लो बहुत कम है। तो आइडियली 2 to 3 डेज का फ्लो आपको अच्छा आने की जरूरत है, तभी आप समझ सकते हैं कि आपका पीरियड हेल्दी है। जी मैम, एक सवाल और रहता है जो मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों को नहीं करना चाहिए। कि हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल में क्वेरीज आती हैं कि क्या गारंटी है? पहला सवाल उनका गारंटी का होता है। तो ये क्वेश्चन उठता क्यों है और क्यों लोग ऐसा बोलते हैं, और क्या गारंटी है असलियत में? जी, गारंटी का सवाल लोग वही तभी पूछते हैं कि जब उन्होंने बहुत इलाज कर लिया होता है, उनका पैसा बहुत वेस्ट हो चुका होता है, लेकिन उनको आराम नहीं आता। तो देखो, गारंटी तो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता पीसीओडी ठीक होने की। हम हमारी तरफ से आपकी कंडीशन के हिसाब से बेस्ट मेडिसिन देंगे, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जो आपको पथ्य पालन, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो डाइट बोला गया है, अगर आप वो फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर गारंटी का कोई मकसद ही नहीं है। तो जितना डॉक्टर आपको बोलता है, आपको वो भी अपने 100% दे के फॉलो करना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है और अच्छे डॉक्टर को दिखाना है जो आपके कारण को समझ के आपको दवा दे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यस, 100% गारंटी है, पीसीओडी ठीक होता भी है और हुआ भी है। तो गारंटी तभी है कि जब आप पूरी डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। एंड इवन ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी मैं मेरे पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि इमीडिएटली आप अपना लाइफस्टाइल खराब मत करिए कि मैंने इतने दिन परहेज किया, अब मैं सब रोज खाऊंगा। तो फिर ऐसा करेंगे तो वापस से होने की पूरी संभावना है। आपको जो कंट्रोल करने बोला है वो एटलीस्ट आपको दवा बंद होने के बाद कुछ महीने और भी रखना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी में सिस्ट बनने की टेंडेंसी खत्म हो जाए। मैम, एक सवाल और आता है जी, कि लोग पहले नंबर पे फ़ोन उठाएंगे, क्या आप बच्चे होने की दवा देते हैं? ज़रा बता दो कौन सी दवा है। तो इसको मेडिकली कैसे समझें आम भाषा में, कि ऐसे सवाल ना पूछें, क्योंकि सिर्फ एक मेरे हिसाब से कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि बच्ची होने की एक टॉफ़ी है, पकड़ो और खाओ, आपका मुंह मीठा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, मेरे पास भी ऐसे कई सारे कॉल्स आते हैं, मेरे स्टाफ के पास आते हैं कि क्या आप बच्चे होने की दवा देते हैं, कितने रुपए की देते हैं, कितने दिन में बच्चा हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इससे सवाल ना पूछिए। बच्चे ना होने के तमाम कारण होते हैं। आपके कारण को जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपके ट्यूब्स बन रहे हैं, आपके अंडे नहीं अच्छे बन रहे, कि आपके गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बन रहा है, या किसी तरीके का इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, या फिर आप में नहीं आपके हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है, तब तक हम आपको कैसे बता दें कि बच्चे होने की दवा ये खा लीजिए और ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई दवा नहीं है। और अगर आप ले भी रहे हैं किसी के बोलने पे तो वो गलत है, ऐसा ना करें। ये तो ऐसी ही बात होगी कि आप जा रहे हैं एग्जाम आईएएस का क्लियर करने और आपको सिलेबस तक नहीं मालूम है, तो क्या एक पर्ची देके आप आईएएस क्लियर कर पाएंगे? नहीं। वैसे ही जब तक आपका कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं पता कि आप में प्रॉब्लम है, ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, एग्स में प्रॉब्लम है, या यूट्रस में प्रॉब्लम है, या फिर स्पर्म में प्रॉब्लम है, तब तक कोई भी दवा आपको नहीं दे सकते। एक और सवाल आता है मैम कि क्या 80 साल 40 साल की उम्र में भी बच्चे हो सकते हैं? तो अगर हो सकते हैं तो कैसे, और क्या कंडीशन उसके साथ में होंगी, जैसे कि मेंसेस या जो भी है? यस, आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। 40 की एज में बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो अंदर के सिस्टम है, अंदर के मैकेनिज्म है, सारे ऑर्गन्स हैं, वो हेल्दी होने चाहिए। आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उनको करना पड़ेगा। आपकी बॉडी में एग्स का रिजर्व काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका AMH बिल्कुल खत्म हो गया है।
दूसरा है कि अच्छा लाइफस्टाइल, कुछ महीने का ट्रीटमेंट हम देते हैं ताकि आपका यूट्रस का अच्छा नरिशमेंट हो, आपके एग्स अच्छे से डेवलप हो, उनका नरिशमेंट हो, और आपको साथ में थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान देना पड़ेगा। इतना यदि आप करते हैं, आपके सारे हॉर्मोन्स रेगुलेट हैं, तो आराम से आप 40 या 45 तक भी इजीली कंसीव कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, तो मुझे लगता है इस सवाल का आंसर उन्हें मिल गया होगा। एक अगला सवाल मैम आता है कि मेरा एक बच्चा तो हो गया, पहला तो आसानी से हो गया बिना किसी दवा के, अब दूसरा क्यों नहीं हो रहा है? कोई टेस्ट नहीं कराया, कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया, और कहते हैं दूसरा बच्चा तो मेरा नेचुरली होना चाहिए। तो इसका जवाब लोगों को डीपली चाहिए। जी, ये भी आपका सवाल लाजमी है। इसको हम मेडिकल की भाषा में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। फर्स्ट बच्चा हो सकता है आपका बिना किसी तकलीफ के नेचुरली हो गया, लेकिन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हार्मोन्स को भी काफी हद तक चेंज करते हैं। उसकी वजह से हो सकता है फर्स्ट डिलीवरी के बाद में आपके पीरियड्स ही रेगुलर नहीं रहे हो, और दूसरी बात है हो सकता है किसी टाइप का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चला गया हो जिसकी वजह से आपके ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हो, आपके यूट्रस की जो वॉल्यूम थी, जो यूट्रस की स्ट्रेंथ थी, जो यूट्रस का एनवायरनमेंट था वो खराब हो चुका है या इन्फेक्टिव हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कंडीशन आता है। आपको एक बार बच्चा तो हो जाता है, दोबारा नहीं होता, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा नेचुरली हो जाएगा। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। मैम बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बार बार एबॉर्शन होता है, बच्चा तो हो जाता है, यानी कि कंसीव तो कर जाते हैं, लेकिन वो बर्थ नहीं होता, उनका खराब हो जाता है। तो ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आप समझाना है इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर ऐसा किसी पेशेंट के साथ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? जी, अगर आपकी बॉडी में रिकरेंट अबॉर्शन की टेंडेंसी है, आपके बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, तो उनके कुछ कारण होते हैं। या तो आपका एग्स हेल्दी नहीं है, या फिर आपका यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप में रूबेला नाम का कोई वायरस प्रेजेंट है जो गर्भधारण होने नहीं देता, बार बार अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको अपने डॉक्टर के साथ सबसे पहले इमीडिएटली कंसल्ट करना है, उनके एडवाइस लेने हैं, जो रिक्वायरमेंट है, टेस्ट है, वो सारे टेस्ट आपको करवा के लेने हैं, एंड पूरा प्रेगनेंसी डॉक्टर के गाइडेंस में ही रखना है, क्योंकि आपको रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री है, आपके लिए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो आपको डॉक्टर के एडवाइस के बाहर जाके कुछ नहीं करना है। और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने तक बहुत खास ध्यान रखना। थैंक यू मैम। हम किसी दिन बताएंगे पेशेंट को कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और जो थर्ड और लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, ये हम किसी और वीडियो में डिटेल में बताएंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, ताकि कम से कम जो एबॉर्शन है उनको टाल सके, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो वर्किंग वीमेन है या फिर जो गांव के लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है, काम में लगे रहते हैं। अगला सवाल हमारा आता है कि AMH क्या है, और AMH प्रेगनेंसी या PCOD के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और AMH क्या है। साथ में एक सवाल और मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ, वो ये है कि अंडे बनने के लिए, कि अंडे हमारे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये जनरल पब्लिक को करा लेना चाहिए या किसी डॉक्टर की एडवाइस की भी ज़रूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट से एडवाइस लेने की ज़रूरत है? पहले तो मेरी राय यही है कि आप अपनी मर्जी से कोई टेस्ट ना करवाएं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, वही टेस्ट करवाने हैं। अब मैं बात करती हूँ AMH के बारे में। AMH को बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो इंडिकेट करता है कि आपके ओवरीज में कितने रिजर्व एग्स बचे हैं। तो हर महिला अपनी बॉडी में कुछ अंडों के साथ में ही बॉर्न होती है, टाइम टू टाइम वो कम होते जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए कितने अंडे आपको एटलीस्ट ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो इंडिकेट करता है हमारा AMH। अगर आपका AMH एज से पहले बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सपोज 1 से भी नीचे गया है, तो फिर आपके लिए प्रेगनेंसी होना मुश्किल है, बट पॉसिबल है। उसके लिए इलाज चलता है। जो अंडे बचे हैं उसका क्वालिटी हम इम्प्रूव करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा, उत्तर बस्ती की मदद से, ताकि अंडे की क्वालिटी इम्प्रूव करके हम कंसीव करवा पाएं।
दूसरी बात, अगर आपको पीसीओडी है तो आपका AMH हायर रेंज में जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में अंडे बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में यानी आपकी ओवरीज में अंडर डेवलप्ड यानी इमैच्योर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो आइडियल एक रेंज होती है कि 1 से लेके अगर 3 के बीच में आपका EMH वैल्यू है तो यू हैव हेल्दी एग्स, मतलब यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्स, तो आप प्रेगनेंसी इजीली कंसीव कर पाएंगे। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बखूबी मिल गया होगा, समझ गए होंगे। इसके बाद में मैम एक लास्ट सवाल ये है कि मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा और टेस्ट के नाम से दिखाते हैं CBC या फिर हीमोग्लोबिन। यस, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या होते हैं। आप बोलते हैं, मेरे पास भी कई सारे पेशेंट्स आते हैं, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, बस बच्चा नहीं हो रहा है। तो जब मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ तो उसमें सिर्फ आपका LFT होता है, CBC होता है, हीमोग्लोबिन या शुगर का टेस्ट होता है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड। लेकिन वही टेस्ट नहीं है जो इंडिकेट करे कि आपकी इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या टेस्ट आपके पास होने चाहिए अगर आप किसी डॉक्टर को क्लेम कर रहे हैं कि मेरा सब नॉर्मल है। आपके पास सबसे पहले तो ओव्यूलेशन स्टडी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में अंडे बन रहे हैं और रप्चर हो रहे हैं यानी फूट रहे हैं या नहीं। दूसरा, एटलीस्ट मेल का स्पर्म एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि स्पर्म काउंट हेल्दी है, मोटिलिटी है या नहीं है। तीसरा, हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी जिसको HSG बोलते हैं, HSG स्कैन, वो ये इंडिकेट करता है कि आपके ट्यूब्स खुले हुए हैं या नहीं है। एटलीस्ट ये 3 टेस्ट तो आप में चाहिए ही चाहिए हैं ताकि आप ये बता पाए कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और टेस्ट हैं। अगर आपको रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो एटलीस्ट आपको एक बार अपना टॉर्च टेस्ट करके देखना चाहिए।